संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल है इसके लिए 32 अनुच्छेद 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या बात करता है इसको समझिएगा। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारा मौलिक अधिकार है। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होता, यानी आर्टिकल 32 नहीं होता, तो बाकी सारे मौलिक अधिकार का कोई महत्व ही नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल के तहत आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको रेमेडी नहीं मिलती, अगर आपको समस्या है और उसका उपचार ही नहीं मिल रहा, तो फिर उस चीज का फायदा क्या था? तो आपको मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उस मौलिक अधिकार का मतलब क्या है? तो इसीलिए आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको हमारे संविधान निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हमारे संविधान का पिता कहा जाता है, मॉडर्न मनु, आधुनिक मनु कहा जाता है, उन्होंने इसीलिए अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय दोनों चीज कहा है कि इट इज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि अनुच्छेद 32 जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कह सकते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो। क्लियर है चीज? तो ये आपका आर्टिकल 32 है। अब इसके तहत क्या चीज है कि अगर मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ और आप लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में 5 प्रकार से रिट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट भी कर सकती है, लेकिन आपके मौलिक अधिकारों का मूल संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। प्रोटेक्टर जो है फंडामेंटल राइट का वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपको कभी निराश नहीं कर सकता। अगर आपका मौलिक अधिकार उल्लंघन करता है तो उसको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत आप वहां भी जा सकते हैं और वो भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन वो जो है वो आपका प्रोटेक्टर नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत संविधान के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इसमें और क्या चीज ध्यान रखनी है आपको कि 5 प्रकार की जो रिट है वो कौन कौन सी जारी होती है। तो इनके बारे में बस थोड़ा सा आइडिया रखना है आपको, ज्यादा इसके अंदर समझने की कुछ जरूरत नहीं है। कहीं भी इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हैं आप इन 5 लाइन्स का, 5 पॉइंट्स का। जैसे कि क्या है 5 प्रकार की रिट जारी जो होती है। रिट क्या होता है? पहले तो रिट आदेश होता है। आदेश माने तो कि कोर्ट जो है आदेश जारी करती है, तो इस चीज को रिट कहते हैं। अब रिट जो है कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। अब 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है? सबसे पहली आपने नाम सुना है कभी तो हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हिंदी में इस चीज को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस को बोलते हैं हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये जो है लैटिन भाषा के शब्द है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ ये होता है शरीर को प्राप्त करना। शरीर को प्राप्त करना कैसे? इसमें अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को अगर बंदी बना रखा है और इलीगल तरीके से, गलत तरीके से बंदी बना रहा है, तो ऐसे में कोर्ट जो है रिट जारी करेगी कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश किया जाए जिसको बंदी बनाया गया है। अगर उसको गलत तरीके से बनाया गया है, इलीगल है वो, तो उस व्यक्ति पर जिसने बंदी बनाया उस पर कार्यवाही करेगी कोर्ट। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? ये दोनों के खिलाफ हो सकती है। कैसे? ये अगर पुलिस ने भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार गलत तरीके से बंदी बनाया है तो पुलिस के खिलाफ भी कार्यवाही होगी, और किसी प्राइवेट व्यक्ति ने, यानी किसी निजी व्यक्ति ने ही किसी अन्य व्यक्ति को बंदी बना रखा है तो उसके खिलाफ भी होगी। तो ये दोनों के खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। कब? जब किसी को गलत तरीके से बंदी बनाया जाए, ऐसे में ये रिट जारी होती है। समझ पा गए? तो ये हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा, नेक्स्ट आपका मैंडामस। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये टर्म्स आपको बता रहा हूं। इसके पीछे ये कारण है कि कुछ बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल, कुछ बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल, तो इसलिए दोनों जो है, कुछ एक वर्ड्स भी ऐसे हैं जो आपको हिंदी में याद नहीं रहे, इंग्लिश में रहते हैं, तो आपको अच्छे से जो है एक समझने की कोशिश करनी है। अगर आप चीज़ों को जो है क्लैरिटी आ गई आपको माइंड में, तो आप
इजीली अच्छा क्वेश्चन जो है उसका आंसर अच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मेंडामस जो है वो क्या है? मेंडामस का अर्थ होता है परम आदेश। परम आदेश, अगेन ये सारे के सारे लैटिन भाषा के शब्द है, तो इनका अर्थ क्या होता है? तो जो आपका परम आदेश या मेंडामस जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है और वो ज्यादातर अपने कार्य से यानी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, अपने कार्यालय में आता ही नहीं है, या फिर जो उसको काम करना है वो नहीं कर रहा है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई अधिकारी है, तो उसके खिलाफ जो है ये वाली रिट जारी होती है, मेंडामस। और उससे पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है तेरी, क्यों कर रहा है तू ऐसा काम, क्यों नहीं करके दे रहा है? तो काम करो, नहीं तो फिर नौकरी छोड़ो, सीधी बात है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो किसी सरकारी पद पर है, या तो वो ज्यादातर अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहता है, या फिर समय पर कार्य नहीं करता है, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करता है, उसके खिलाफ जारी की जाती है। क्योंकि टाइम पर काम होना भी हमारा एक अधिकार है, अगर वो नहीं होता है तो इसके लिए भी ये रिट जारी होती है। तीसरे नंबर पे आपका आता है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो जो है ये आपकी तीसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा, हिंदी में अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप इस पद पर है, ये किसके खिलाफ जारी की जाती है। आपने देखा हो कि कई बार जो है कोई भी व्यक्ति उस पद पर नहीं होता है और उस पद का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लेके चलें, तो कोई भी व्यक्ति सपोज करो कि पुलिस में नहीं है और फिर भी पुलिस की ड्रेस पहन के और ये पुलिस बन के घूमने लग जाए, तो वो क्या हो गया? इलीगल हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे व्यक्ति से पूछा जा सकता है रिट जारी करके कि भाई साहब आप किस आधार से, किस प्राधिकार से या किस अधिकार से आप इस पद का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसने आपको अथॉरिटी दी है इस चीज की, और उसके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, जो आपकी क्यो वारंटो की होती है। जो उस पद पर नहीं है फिर भी उस पद का प्रयोग कर रहा है, प्रयोग क्या है? वो दुरुपयोग कर रहा है। तो ये चीज जो है ये आपकी क्यो वारंटो के अंदर आती है। तो तीनों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? मेरे सामने पेश किया जाए, कोर्ट इस चीज का रिट जारी करेगी। अगर किसी को गलत तरीके से, अवैध तरीके से बंदी बनाया गया तो। परम आदेश में कोई व्यक्ति अपने कार्यालय में ज्यादातर अनुपस्थित रहता है या अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा होता है, समय पर काम नहीं करता है, तो इसके खिलाफ की जा सकती है। क्यों वारंटो में कोई व्यक्ति उस पद पर नहीं है, उसके बाद भी उस पद का प्रयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में क्यों वारंटो जारी की जाती है। नेक्स्ट आपकी चौथी जो है, चौथी रिट जो होती है, चौथी और पांचवी दोनों मैं कहूंगा ये अलग से ही आपको याद भी नहीं रखनी है, ज्यादा आपके काम की भी नहीं है, बट स्टिल थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चौथी और पांचवी रिट जो है कोर्ट आपस में करती है। कोर्ट आपस में कैसे करती है? जैसे कि हायर कोर्ट जो होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट उंचले स्तर पर है, तो उच्चले स्तर पर जो होगी, ऊपरी स्तर पर जो न्यायालय होगा वो निचले स्तर वाले न्यायालय को जारी करता है। कैसे? जैसे कि एक रिट है जिसका नाम है सर्टियोरेरी, एक रिट है जिसका नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये कैसे हैं? सर्टियोरेरी में क्या होता है कि टू बी सर्टिफाइड, इसका मतलब ये होता है प्रमाणित होना। प्रमाणित होना कैसे? कोई भी मामला जो है किसी निचले न्यायालय में चल रहा है, तो कोर्ट जो ऊपरी अदालत है वो उस मामले को अपने पास मंगवा सकती है कि आप इस पर फैसला मत दीजिए, हम इस पर काम करेंगे। वो मामला पहले से चल रहा होता है निचले न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है। किसी जिला न्यायालय में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, तो हायर कोर्ट जो है उसके लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए तो ऊपरी कोर्ट कौन है? हायर कोर्ट ही है। तो हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट जो है वो अपने पास मंगवा सकती है। तो ये जो है निचले न्यायालय में किसी लंबित मामले को जो चल रहा होता है उसको ऊपरी अदालत अपने पास मंगवा सकती है। ये बात कहता है आपका सर्टियोरेरी। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन नाम से लग रहा है प्रतिबंध लगाना किसी पर, प्रतिषेध। इसका शाब्दिक अर्थ भी ये होता है टू फॉरबिड, रोकना। यानी कोई ऐसा मामला जो निचली अदालत के क्षेत्र अधिकार से ही बाहर का है, ऐसे मामले को ऊपरी अदालत अपनी पास मंगवा ले या उसको रोक दे कि आप इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे, तो ये आपका कहलाता है प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। तो ये 5 प्रकार की रिट है, इनके बारे में थोड़ा आइडिया रखना। पहली 3 के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में सिर्फ इतना पता हो कि ये दोनों आपस में कोर्ट से जारी करती है, यानी ऊपरी अदालत निचली अदालत को जारी करती है। ठीक है।
नेक्स्ट आपके दो चीजें और बच गई मौलिक अधिकारों में, तीन आर्टिकल और बच गए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया और रखना है। जैसे कि आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 34 है और आर्टिकल 35 है। इनमें क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 33 बोलता है कि जो हमारे आर्म फोर्सेस यानी सेना के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं, पुलिस फोर्सेस में जो काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इनमें जो हमारे व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके खिलाफ, इसके अलावा आईबी हो गया जैसे खुफिया एजेंसी है, उनके अंदर जो सीबीआई, आईबी, इनके अंदर जो काम कर रहे हैं उन आदमियों के, उन लोगों के या उन ऑफिसर्स के हम लोग मौलिक अधिकारों को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं उन पर, यानी प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 33 के साथ हो सकता है। अनुच्छेद 33 क्या बोलता है कि जो सेना में काम कर रहे हैं या खुफिया एजेंसी में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको सभी मौलिक अधिकार दे दिए तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो सकता। उन चीज़ों को हम प्रॉपर तरीके से, जो सेना का डिसिप्लिन है, खुफिया एजेंसी का जो डिसिप्लिन है, अनुशासन जो है, वो वहाँ पर नहीं प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा सकता, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। ये आर्टिकल 33 आपका कहता है। आर्टिकल 34 फिर क्या बात करता है? आर्टिकल 34 बात करता है कि अगर कहीं भी सैन्य शासन, जैसे कि एक तो आपातकाल लगता है, उसी प्रकार एक होता है सेना का शासन, मार्शल लॉ, जो कि भारत में आज तक कभी लगा नहीं है। ये पाकिस्तान जैसे देशों के अंदर लग चुका है कई बार, इसके अलावा म्यांमार जो है हमारे पड़ोस में एक देश है, उसमें अभी पीछे लगा था। तो सेना का शासन हमारे यहाँ आज तक लगा नहीं है, बट अगर कभी लगता है तो सैन्य शासन लगने पर आपके मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, जब तक सेना का शासन रहेगा, चाहे 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, जितना भी रहेगा। ये आपका आर्टिकल 34 बोलता है। तो आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि सेना का शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है उस वक्त, या उन पर कटौती की जा सकती है। तो ये आपको आइडिया रखना है। क्लियर है चीज? तो आर्टिकल 34 ये बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 35 लास्ट अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है? देखिएगा, आर्टिकल 35 कहता है कि संसद के पास ये शक्ति है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अगर किसी कानून बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो बना सकती है। तो आर्टिकल 35 जो है वो क्या कहता है कि संसद को इस बात की शक्ति होगी कि वो किसी भी मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए किसी प्रकार का दंड सुनिश्चित करना चाहे या कोई भी कानून बनाना चाहे तो वो बना सकती है। तो ये आपका आर्टिकल 35 है। फिर मैं कह रहा हूं आपको कि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वैसे तो 14, 15, 16, 21A, 29, 30, ये कुछ एक आर्टिकल है, बट सभी मौलिक अधिकारों के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका अगर आपको पता नहीं है मौलिक अधिकारों का अच्छे से, तो ये भी अपने आप में एक गलत बात है या अन्याय ही है एक तरह से। तो आप बच्चों को जो शिक्षा देंगे कल को, तो उनके अंदर आपको मौलिक अधिकारों का आइडिया नहीं है, तो ये सबसे मेरे ख्याल से बहुत ही इनजस्टिस है। आप भारत के नागरिक है, आपको क्या क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान की तरफ से, आपको अच्छे से और बेहतरी से पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया है। राइट? तो ये थे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, इनको आप ध्यान रखेंगे। आज हम लोगों ने इस यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट थी, इसका 2 टॉपिक जो है खत्म कर लिया है। 2 टॉपिक क्या? एक तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है सूचियों का, कौन सी सूची में शिक्षा, इसके बारे में बात कर लिया। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर लिया। अब आगे के जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि शिक्षा नीति से लेकर है, इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उनके बारे में क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाली 1-2 क्लास में हम लोग यूनिट 1 की और करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।